Hello everyone, welcome to the SPMIS Academy. My name is Prashant Kumar Mishra. Some of you might know me, some of you might not. For today, I am going to analyze the current affairs for March 14. तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्ली टू इंक्लूड सीजेआई ऑन इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन पैनल। तो ये पूरा मैटर क्या है इसको समझते हैं। ये आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा और एट द सेम टाइम आपका जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि जो प्रीलिम्स में आ सकती हैं और एट द सेम टाइम जीएस पेपर 2 मेंस एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर गया है। मैटर कौन लेके गया है? एनजीओ लेके गया है। और एनजीओ किसके रिगार्डिंग लेके गया है? इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन पैनल को लेके गया है। इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट देते हैं, बट उसके लिए एक सिलेक्शन पैनल बनाया गया है। गवर्नमेंट लास्ट ईयर एक एक्ट लेके आई थी। उस एक्ट में सिलेक्शन पैनल लेके आई थी कि सिलेक्शन पैनल में एक पर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर, एक पर्सन होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन और एक पर्सन होंगे कोई कैबिनेट मिनिस्टर जिसको कि प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे। तो ये तीन लोग मिलके सिलेक्शन करेंगे किसी इलेक्शन कमीशन का। उसको प्रेसिडेंट क्या करेंगे? एज ए इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करेंगे। तो अभी रिसेंटली श्री अरुण गोयल ने रेजिग्नेशन दिया है, वो भी एक इलेक्शन कमीशन थे। और उनके रेजिग्नेशन के बाद से जो टोटल वैकेंसीज हैं इलेक्शन कमीशन में वो दो हो गई हैं। टोटल इलेक्शन कमीशन के पास एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो और इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। अब इन दोनों का अपॉइंटमेंट करना है और जल्दी करना है क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस होने ही वाले हैं। ऐसे में ये एनजीओ जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है और सुप्रीम कोर्ट जाके उसने ये बोला है कि जो लास्ट ईयर जो पार्लियामेंट ने लॉ पास किया है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग, उसको उस पे क्या किया जाए? उस पे स्टे लगाया जाए। स्टे क्यों लगाया जाए वो मैं आपको समझाऊंगा। लास्ट ईयर एक और मार्च में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था एक केस में। केस का नाम क्या है? अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। उसके जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए। और यहाँ पे जो पैनल है, ये पैनल ये पैनल 2023 वाला जो एक्ट है, इस एक्ट में बनाया था। किसने बनाया था? पार्लियामेंट के लॉ से ये पास हुआ था। और ये जो अनूप बर्नवाल केस है, अनूप बर्नवाल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो सिलेक्शन पैनल में शामिल होंगे। तो ये एनजीओ का ये कंसर्न है कि अगर अपॉइंटमेंट इस ईयर होने हैं तो इसी मेथड से होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें, लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करें और कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, तो कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही रूलिंग पार्टी से हो जाते हैं। और रूलिंग पार्टी को अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करने का। तो ये इतना फेयर दिखेगा नहीं। तो इसके वजह से ये लोग कहाँ पे गए हैं? कोर्ट गए हैं और ये पूरा मैटर उसको कॉरस्पॉन्ड करता है। तो इलेक्शन कमीशन में इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपका मेंस का बनेगा। प्रीलिम्स में आपका क्वेश्चन ये बनेगा कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है, कैसे क्या सिलेक्शन कमेटी होती है और अनूप बर्नवाल केस क्या है। ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एनजीओज का जो रोल होता है वो भी जीएस पेपर 2 में आता है। और जीएस पेपर 2 में आपको जो एनजीओ है, एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, कैसे वो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए काम कर रही है, कैसे वो पॉलिटिकल प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करने के लिए काम कर रही है, ये भी हम एज ए एग्जांपल जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इंडियाज आर एंड डी फंडिंग। आर एंड डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग। ब्रेकिंग डाउन द नंबर्स। तो जो भी नंबर है, डेटा है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे कि इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना खर्च करता है और कितना खर्च बाकी कंट्रीज करती हैं। क्या वो खर्च अप्रोप्रिएट है कि और किया जाना चाहिए? ये हम एनालाइज करेंगे। ये हमारे जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हमें साइंस एंड टेक पढ़ना होता है और साथ में जीडीपी और ग्रोथ रिलेटेड सारी चीजें हमें कहाँ पढ़नी होती हैं? जीएस पेपर 3 में पढ़नी होती हैं। अगर हम इंटरिम बजट की बात करें 2024-25, तो वहाँ इस साल 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रखा गया है जिससे कि रिसर्च इकोसिस्टम जो है उसको और बूस्ट किया जा सके।
रिसर्च को लेने वाले, जानने वाले जो इंथुजियास्टिक लोग हैं वो इस डिसीजन से काफी खुश नजर आ रहे हैं। और जो स्लोगन हुआ करता था आदरणीय एक्स प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी का, जय जवान जय किसान, बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसको क्या प्रमोट किया, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। और आजकल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान। तो अनुसंधान इज इनोवेशन और डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए फंड तो चाहिए, और फंड का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि हमारे पे फंड कितना हम लोग खर्च करते हैं, कितना पेटेंट हम पर ईयर निकालते हैं, कितने लोग इंडिया में पीएचडी करते हैं, कितने पब्लिकेशंस का आउटपुट होता है, और बाकी कंट्रीज से हमारा क्या कंपैरिजन होता है। अगर इंडिया के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें हम, तो पैसा जो खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको हम अगर GERD बोले, तो वो जरूर इम्प्रूव हुआ है लास्ट 10 साल में। 2010-11 में जो डेटा 6 लाख मिलियन के आसपास था, वो अब कहाँ पे आ गया है, 12 लाख मिलियन के आसपास आ गया है, 12,73,000 मिलियन के आसपास आ गया है, 2020-21 में आ गया है। बट अगर हम जीडीपी के टर्म में बात करें, परसेंटेज के टर्म्स में बात करें, तो ये ऑलमोस्ट 0.64% के आसपास ही है। भले ये डेटा आपको डबल से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, बट जीडीपी भी तो इंडिया की काफी ज्यादा बड़ी है। तो जीडीपी के टर्म्स में हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूशन जाता है वो काफी कम है। अगर हम मेजर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करें, तो चाइना में रिसर्च में वो लोग 2.4% ऑफ जीडीपी तक खर्च करते हैं, जर्मनी में मोर देन 3% खर्च करते हैं, साउथ कोरिया में मोर देन 4%, क्लोज टू 5% खर्च करते हैं। इसराइल का डेटा यहाँ पे नहीं है, इसराइल में भी मोर देन 4% खर्च करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 3.5% से ज्यादा खर्च करते हैं। तो अगर इनसे हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी कम है। डायरेक्टली ये डेटा आप यूज कर सकते हो, अपने जीएस पेपर 3 में यूज कर सकते हो। अब ये जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ये समझने के लिए है, एक आध डेटा आप यूज कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा डेटा हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये हमारे समझने के लिए अच्छा है। अगर हम बात करें रिसर्चर पर मिलियन, पर मिलियन रिसर्चर इंडिया में कितने हैं, 262। ओवरऑल टोटल रिसर्चर तो ज्यादा है, बट पर मिलियन 262, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। उसके हिसाब से अगर हम साउथ कोरिया में देखें, जापान में देखें, तो पर मिलियन जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वो काफी ज्यादा है। पीएचडी कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग 40,000 के आसपास पीएचडी हर साल प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यूएस सबसे ज्यादा पीएचडी प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्लोज टू 70,000 है। अगर हम कितना पब्लिकेशन निकाल रहे हैं, तो हम लोग 3 लाख पब्लिकेशन एवरी ईयर लगभग निकाल दे रहे हैं, जो 2022 का डेटा है। यूएस की बात करो तो 15 लाख पब्लिकेशन निकाल रहा है, जो नंबर 1 पे रैंक करता है। मोस्ट साइटेड आर्टिकल, जो आर्टिकल पब्लिश होते हैं और बहुत लोग उसको रीड करते हैं, उसको यूज करते हैं, उसमें इंडिया सिर्फ 0.7% शेयर होल्ड किया हुआ है, जबकि ज्यादा शेयर आप देखोगे यूके ने होल्ड करके रखा है। पेटेंट कितना ग्रांट होता है इंडियन लोगों को या इंडिया में रहने वाले इनहेबिटेंट को, तो वो 30,000 के क्लोज, जिसमें हमारी रैंक 6 आती है। और सबसे ज्यादा रैंक फर्स्ट किसका है, चाइना का है। तो एक कंपैरेटिव एनालिटिक्स आप समझ सकते हो कि पेटेंट में हम पीछे हैं। हमारा आर्टिकल्स जो है बहुत ज्यादा साइट या बहुत ज्यादा एग्जाम्पल में कोट नहीं किया जाता है। पब्लिकेशन आउटपुट में हम जरूर ठीक ठाक काम कर ले रहे हैं, पीएचडी में जरूर भी हम थर्ड स्थान पे हैं, बट हमें रिसर्च और ज्यादा करने की जरूरत है। रिसर्च में हम काफी पीछे चल रहे हैं। तो रिसर्च कैसे होता है, रिसर्च कौन करता है, उस पे एक बार हम लोग फोकस कर लेते हैं, है ना। तो फोकस करने की बात है, अगर हम बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो भी रिसर्च पे पैसा खर्च होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, उसका 43.7% सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च कर रही होती है। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 6.7% खर्च कर रही होती है। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी की बात कर लें, आईआईसी बैंगलोर की बात कर लें, वो लोग 8.8% के आसपास खर्च कर रहे होते हैं। और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री 4.4% खर्च कर रही होती है। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री के यहाँ पे रोल कितना है, 36.4% है। ये डेटा कब का है, 2020 और 21 का है। तो आपको यहाँ पे देख के लगेगा कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट कर रही है, जो कि 36.4% है। आपको देख के ये डेटा अच्छा लगेगा, बट बाकी कंट्रीज में डेटा इसके अलग स्थिति बयान करता है। बाकी कंट्रीज में
प्राइवेट इंडस्ट्री ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और इंडिया में प्राइवेट इंडस्ट्री जो है कम इन्वेस्टमेंट करती है। तो इंडिया में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर है, ज्यादा से ज्यादा कौन कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो ये इसको चीज को और बढ़ाने की जरूरत है कि जो भी हमारे प्राइवेट इंडस्ट्री है वो और ज्यादा खर्च रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कर सके। अगर हम डेटा को थोड़ा और एनालाइज करें, ये सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम से हम एक दो कंपैरिजन के लिए डेटा यूज कर सकते हैं, बट सारा का सारा डेटा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हम डेटा की कंपैरिजन करते हैं तो 54% यहाँ पे हमारा एलोकेट हो रहा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर के अकॉर्डिंग एलोकेट हो रहा होता है। डीआरडीओ 30.7% के अराउंड, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस 18.4% के अराउंड, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च 12.4% के अराउंड, एटॉमिक एनर्जी में 11.4% के अराउंड खर्च हो रहा होता है। तो ये रहा हमारा इन्वेस्टमेंट जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है। बाकी कंट्रीज की बात करें, प्राइवेट इंडस्ट्री 65% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, यूएस में तो मोर देन 70% करती है। तो आई थिंक हमारे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारे जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको और ज्यादा रोल प्ले करने की जरूरत है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को हमें बूस्ट करना है, तो ऐसे ही जाके ये क्या होगा? बूस्ट हो पाएगा। हमारा रिसर्च आउटपुट तभी बढ़ेगा, इनोवेशन तभी बढ़ेगा। अगर हम रिसेंट बात करें तो रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया गया है, नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी। डीप टेक क्या है? डीप टेक हम बात करें तो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल जो भी स्पेस होता है उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज हैं, आईओटी, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? डीप टेक बोलते हैं। उससे रिलेटेड अगर हमने एक पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी की वजह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको काफी बूस्ट मिलेगा। प्राइवेट पार्टी जो है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो ये सारा सिस्टम जो है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा और उसको आप जीएस पेपर 3 में यूज कर पाओगे। अगला टॉपिक हमारा है हायर एंगेजमेंट बेटर लर्निंग। ये एजुकेशन के ऊपर है। एजुकेशन जो है आपका पार्ट जीएस पेपर 2 का पार्ट डायरेक्टली बनता है ना। और उसके अलावा आप एसेज में देखोगे तो ऐसे में एक टॉपिक जनरली आपको एजुकेशन हेल्थ इन टॉपिक्स के ऊपर मिल जाएगा। एनुअली एक सर्वे होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ASER रिपोर्ट। तो ASER 2023 की अगर हम बात करें तो ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? प्रथम नाम का एक एनजीओ पब्लिश करता है। और प्रथम ने क्या कहा है कि जो बच्चे हैं 14 से 18 ईयर वाले, अगर उनको हम देखें तो ऐसे लोग 86.8% जो है वो इनरोल्ड है। कहाँ पे इनरोल्ड है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में, या फिर बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे उनका इनरोलमेंट है। तो ये इनरोलमेंट देख के आपको काफी खुशी होगी कि काफी ज्यादा स्टूडेंट फिर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कम परसेंटेज स्टूडेंट जो है वही जो है वो स्कूल इकोसिस्टम से बाहर है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि वो 14 से 18 ईयर वाले स्टूडेंट भी क्लास 2 लेवल का टेक्स्ट भी फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहे, वो भी अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो सिर्फ इनरोलमेंट होने से नहीं होगा, एक बहुत बड़ा लर्निंग डेफिसिट है, जो लर्निंग डेफिसिट सालों से चला आ रहा है। और डायरेक्टली लर्निंग डेफिसिट पे ही एपीएससी और यूपीएससी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछ सकती हैं, और डायरेक्टली आप ये डेटा कोट कर सकते हो और डेटा से ही स्टार्ट कर सकते हो कि लर्निंग डेफिसिट बहुत ह्यूज है। और प्रथम की रिपोर्ट हर साल ये बताती है कि लर्निंग डेफिसिट हमारा है और उसको चेंज करने के लिए, कम करने के लिए कुछ काम नहीं किया जा सकता, किया जा रहा है इफेक्टिवली, जिससे कि लर्निंग डेफिसिट कम हो। तो लर्निंग डेफिसिट किस वजह से होता है? उसका रीजन ये है कि स्कूल में बच्चे आते नहीं है, अटेंडेंस स्कूल में बहुत कम है। जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल की ही बात हो रही है, वो बच्चों के साथ इंगेज नहीं होते हैं। एक मोनोलॉग तरह का डायलॉग हो जाता है। चिल्ड्रन और पेरेंट अपने बच्चों को बहुत ज्यादा स्कूल भेजने में बिलीव नहीं रखते। 14 से 18 ईयर के बच्चे थोड़ा थोड़ा इधर उधर एम्प्लॉयमेंट में बिजी रह जाते हैं, है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम है। पुअर अटेंडेंस होता है, टीचर का भी इंसेंटिव खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं रहते हैं टीचर पढ़ाने को लेके। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल में बात करें तो ऐसे में स्टूडेंट भी मोटिवेट नहीं रहते हैं, टीचर भी मोटिवेटेड नहीं रहते हैं। तो चिकन और एग वाला सिचुएशन हो जाता है कि कौन पहले आया। जरूरत क्या है? जरूरत एक टू वे कम्युनिकेशन की है, एक डायलॉग की है, मोनोलॉग की नहीं है। कि स्टूडेंट सिर्फ क्लास में आए नहीं और टीचर सिर्फ खड़ा होके पढ़ाए नहीं, रादर बच्चों के साथ इंगेज्ड हो जाए। इंगेजमेंट कैसे हो सकता है?
एंगेजमेंट हो सकता है कुछ एक्टिविटीज करा के। एक्टिविटीज कराते रहना जरूरी है। जो टीचिंग पेडागॉगी है, पेडागॉगी या टीचिंग मेथडोलॉजी है, उसको चेंज करने की जरूरत है। क्लासरूम में मीनिंगफुल कंटेंट डेवलप करना, मैथ्स वैथ्स लर्निंग मटेरियल, साइंस की टी सब डेवलप करना, हर चाइल्ड को एक यूनिक फील देना, पीयर लर्निंग को प्रमोट करना, ये सारा काम इस गवर्नमेंट स्कूल्स में करने की जरूरत है, जिससे कि लर्निंग आउटकम जो हो सके वो बढ़ सके। बच्चे जो होते हैं वो स्कूल्स में जब बैठते हैं तो उनका दिमाग जो है वो इन्वॉल्व रहे पढ़ाई में, जिससे कि उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके, तो वो फैसिलिटेट करने की जरूरत है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रशियन डोमिनेंस इन इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट डिक्लाइन। इंडिया जो है बहुत सारा आर्म्स जो है इंपोर्ट करता है, और हम लोग सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करते हैं कहाँ से? रशिया से। रशिया से हम खूब आर्म्स इंपोर्ट करते थे। एक टाइम था 2009 से 13 तक का पीरियड अगर हम लेते हैं, तो टोटल जितना हम आर्म्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें 76% हम लोग कहाँ से कर रहे हैं? रशिया से ही कर रहे थे। बट अगर हम 2019 से 23 तक का पीरियड देखें, 10 ईयर बाद का पीरियड देखें, तो 76% से घट के ये डेटा कितना रह गया? 36%। अब हम रसिया से कितना करते हैं? जितना आम हम फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं उसमें सिर्फ कितना परसेंट रशिया से कर रहे हैं? 36% ही हम लोग रशिया से करते हैं। ये डेटा किसने दिया है? ये डेटा दिया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिप्री बोलते हैं। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, स्वीडन में काम करती है, स्वीडन बेस्ड है। और इसके बारे में डायरेक्टली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सिप्री कौन पब्लिश करता है या सिप्री क्या है, और ये डेटा कौन पब्लिश करता है इससे रिलेटेड। तो ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है अगर मैं बात करूं एपीएससी प्रीलिम्स की। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर में द हिंदू में पूरा पूरा डेटा मेंशन किया गया है। रशिया, यूएस, इजराइल, फ्रांस, हम किस कंट्री से कितना वेपन ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कब इंपोर्ट कर रहे हैं, कैसे इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बस हमें एक थोड़ा समझने के लिए इसको समझ लेते हैं। वाइल रशिया स्टिल रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट सप्लायर, है ना, फ्रांस शेयर इन इंडियंस आर्म इंपोर्ट वाज जस्ट 0.9% इन 2009-13। फ्रांस से हम बहुत कम इंपोर्ट करते थे, बट अब हम फ्रांस से काफी ज्यादा इंपोर्ट करने लग गए। फ्रांस का शेयर बढ़ के 33% तक पहुंच गया है, 0.9 से 33। राफेल वेफेल जो आप देखते हो वो सब कहाँ से आता है? फ्रांस से ही आता है। तो फ्रांस अभी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर बन गया है। यूएस का शेयर भी काफी इंक्रीज हुआ है, 8% पहले हुआ करता था और अभी कितना है? 13% हो चुका है। तो ये हो गई इंडिया की बात कि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं, फिर फ्रांस से इंपोर्ट कर रहे होते हैं। कई बार ये ऑर्डर ही आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि कहाँ से हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। मेंस में ये अगेन जीएस पेपर 3 का पार्ट बनता है, जहां पे हमें डिफेंस वगैरह पे, सिक्योरिटी वगैरह पे फोकस करना पड़ता है। बिटवीन 2019 एंड 2023 इंडिया क्लाइम्ड वन स्पॉट, है ना। तो अगर हम ओवरऑल इंपोर्ट की बात करें तो ओवरऑल सबसे ज्यादा वेपन कौन सी कंट्री इंपोर्ट कर रही है? सबसे ज्यादा कंट्री वेपन जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है वो इस साल इंडिया बन चुकी है। अगर हम 2019 से 2013 की 23 की बात करें, पहले वो कंट्री कौन थी? पहले वो कंट्री सऊदी अरेबिया हुआ करती थी। अब वो कंट्री कौन है? अब वो कंट्री इंडिया है। तो ये काफी इम्पैक्ट यहाँ पे भी पड़ा है। यूक्रेन, ऑब्वियस बात है कि यूक्रेन पहले बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करता होगा, बट वॉर की वजह से उसका भी इंपोर्ट आर्म्स का बढ़ गया है। तो पूरा डेटा हमें ऐसे एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये समझना है। डायरेक्टली आप अगर आईआर में पूछा जाए जीएस पेपर 2 में, तो इंडिया रशिया रिलेशन में यूज कर सकते हो, इंडिया यूएस, इंडिया फ्रांस रिलेशन में यूज कर सकते हो, या जीएस पेपर 3 में भी अगर पूछा जाए अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस, तो हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शेयर भी ग्लोबल इंपोर्ट में इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट में 2.9% शेयर पाकिस्तान का होता था, अभी कितना है? 4.3% का है। एक इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि चाइना का शेयर डिक्लाइन हुआ है। चाइना 4.9% टोटल इंपोर्ट का इंपोर्ट करता था, अभी कितना करता है? सिर्फ 2.9। क्योंकि चाइना अब एक खुद से बहुत बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर है, बहुत सारी चीजें वो खुद भी मैन्युफैक्चर कर लेता है। इंडिया ने भी इंडिजिनाइजेशन पे काफी फोकस किया है कि डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो इंडिया खुद ही बना सके और उसका इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफी कम हो। तो ये सारा आई होप आपके समझ में आया होगा। अगर सिपरी की बात करें तो सिपरी ये बोलता है कि एशिया में, ओशियानिया में, वेस्ट एशिया में कंट्रीज बहुत ज्यादा
आर्म्स को इंपोर्ट कर रही हैं, और ये 2019 से 2023 का डेटा दिया है। बाकी अगर कंटिनेंट की बात करें हम लोग, है ना, तो वहां पे इतना ज्यादा आर्म्स इंपोर्ट नहीं हो रहा है। पहले वर्ल्ड में एक जबरदस्त सप्लायर हुआ करता था रशिया, बट रशिया का जो आर्म सप्लाई है वो भी काफी ज्यादा क्या हुआ है, डिमिनिस्ड हुआ है। इसके वॉर वगैरह को लेके इसका जो सप्लाई हुआ है वो काफी कम हुआ है। आई होप ये डेटा आपके समझ में आया होगा। आज का लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन जजेस एंड ब्यूरोक्रेट्स ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। क्या जज लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स लोगों को, जो आईएएस, आईपीएस, एसीएस, एपीएस रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं ज्वाइन करनी चाहिए? अगेन ये जीएस पेपर 2 का पार्ट बनेगा। एट द सेम टाइम जीएस पेपर 4 का पार्ट भी बन सकता है ना। तो अभी ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैलकाटा हाई कोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने क्या किया है, रिजाइन करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है। सीनियर आईपीएस रिजाइन करने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये टॉपिक क्या है, न्यूज में है कि जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को क्या पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया है कि नहीं लगाया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने एक काम करके रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का पावर जो है सेपरेटेड रहे, और साथ साथ में चेक्स एंड बैलेंसेज रहे। ये काम प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूशन ने करके रखा हुआ है। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, लाइक इलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एपीएससी, सीएजी वगैरह वगैरह, तो इनको, इनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, इनको बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस दे के रखा गया है। फिक्स टेन्योर होता है इनका, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, इनके रिमूवल प्रोसीजर पे इंस्ट्रिंजेंट रिमूवल प्रोसीजर लगाया जाता है। तो ये सारा काम करके रखा जाता है। अगर ये एक बार अपना ऑफिस छोड़ते हैं, कहीं और काम करें, तो इस पे काफी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो इनके लिए तो ये काम किया गया है, बट क्या जज लोग के लिए काम किया गया है क्या? क्या बाकी ब्यूरोक्रेट्स के लिए काम किया गया है क्या? वो देखते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट जज की बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट जज ने अगर एक बार रिजाइन कर दिया, एक बार उनका ऑफिस का टेन्योर जो है वो खत्म हो गया, तो एज ए लॉयर वो किसी भी कोर्ट के सामने नहीं आ सकते हैं। वैसे ही अगर हाई कोर्ट के लॉयर जज की बात करें, उन पे भी रिस्ट्रिक्शंस है कि वो छोटे कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और बाकी हाई कोर्ट में जा सकते हैं जहां पे उन्होंने एज ए जज काम नहीं किया हुआ है। वैसे ही सीएजी पे भी रिस्ट्रिक्शन है। सीएजी का जो चेयरमैन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं, एक बार वो उन्होंने ऑफिस छोड़ा, ऑफिस छोड़ने के बाद में वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा ये किस लिए किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब तक वो ऑफिस में है, तब तक ज्यादा ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी से काम कर सके। ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी कब होगी? जब उनको फ्यूचर का लालच नहीं होगा, फ्यूचर का लोभ नहीं होगा कि हमें फ्यूचर में किसी और ऑफिस को ज्वाइन करना है। तो एक पोस्ट का सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए ये सारा काम किया जाता है। तो ये सारा काम कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी करके रखा है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पोस्ट। क्या कोई एमपी बन सकता है क्या? एमएलए बन सकता है क्या? या बाकी काम बन सकता है क्या? तो इसके लिए जो भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, वो देखिए क्या कहते हैं। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, तो 1967 में, 1983 में सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस रहे हैं जिन्होंने रिजाइन करने के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट किया है और पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए भी कंटेस्ट किया है। अनदर सुप्रीम कोर्ट जज ज्वाइंड अ पॉलिटिकल पार्टी इन तमिलनाडु एंड कंटेस्टेड इलेक्शन 5 ईयर आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1919। मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज लोग हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन भी किया है पहले और कंटेस्ट भी किया है। अगर हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर की भी बात करें, तो वो भी राज्यसभा के मेंबर बन चुके हैं, मिनिस्टर बन चुके हैं, प्रीवियस फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें, है ना, 3 साल रिटायरमेंट के बाद। रिसेंटली अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा इन 2020, है ना, जो कि आसाम से ही बिलोंग करते हैं, आप लोग उनको जानते होंगे। They have also have been occasions where retired CAG and judges have been appointed as governor. इनको एज अ गवर्नर अपॉइंट किया गया है अलग अलग स्टेट का। न्यूमरस ब्यूरोक्रेट ने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है ना। जैसे रिटायरमेंट होता है उसके बाद इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन कर लिया है। तो क्या उनको ऐसे करने देना चाहिए? क्या रिकमेंडेशन है? इलेक्शन कमीशन ने
2012 में रिकमेंड किया था यूनियन गवर्नमेंट को कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, कूलिंग ऑफ, कि अगर आपने ऑफिस छोड़ा, या तो आपने रिजाइन किया, या तो आप सस्पेंड हो गए, ऑफिस छोड़ दिया, या तो आपका टेन्योर खत्म हो गया, तो ऐसे केस में एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, उसके बाद ही आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करो, इलेक्शन कंटेस्ट करो, ऐसा कुछ होना चाहिए। बट गवर्नमेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था, बोला था कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट होगा, किसी को भी हम इलेक्शन कंटेस्ट करने से कैसे रोक सकते हैं, ऐसी बात बोली गई थी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन भी गया था 2022 में, वहां भी बोला गया था सुप्रीम कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट एक कूलिंग ऑफ पीरियड लगा दो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये हमारा काम नहीं है, ये किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है, तो इस पे लॉ कौन बनाएगा, इस पे लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या दिखाया, रीस्ट्रेन दिखाया, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जुडिशियल रीस्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ऑफन ये टर्म आप देखते होगे जब आप पॉलिटी पढ़ते होगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल रीस्ट्रेन। अब बात ये करते हैं क्या कूलिंग ऑफ पीरियड डिजायरेबल है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड डिजायरेबल है कि नहीं वही समझते हैं। 2012 में अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉयर होते हैं, उन्होंने ये बोला था कि नहीं, कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं है ना। देयर आर रूल्स एट प्रेजेंट विच रेस्ट्रिक्ट अ सीनियर ब्यूरोक्रेट फ्रॉम ज्वाइनिंग अ प्राइवेट जॉब। सीनियर ब्यूरोक्रेट जो होता है वो प्राइवेट जॉब इमिडिएटली ज्वाइन नहीं कर सकता है, एटलीस्ट 1 साल तक नहीं ज्वाइन कर सकता है जैसे वो रिटायर होता है, सो दैट कि आपका एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड हो सके। जैसे ही आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हो, ऑफिस खत्म होते ही, आपका टेन्योर खत्म होते ही अगर आपने कोई प्राइवेट ऑफिस ज्वाइन किया, मे बी आप पहले से इसके साथ एसोसिएटेड हो, एफिलिएटेड हो, तो इसीलिए यहाँ पे 1 साल का प्राइवेट जॉब के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड है, बट पॉलिटिक्स के लिए नहीं है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो है वो पॉलिटिकल पोस्ट के लिए भी लगाया जा सकता है। ये हाई टाइम ही, ये डिबेट वाली बातें चल रही हैं, आपको दोनों चीजें एनालाइज करना है कि कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए, उसके प्रोज में भी डिबेट है, उसके कॉन्स में भी डिबेट है। कॉन्स क्या है कि ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनली जो है किसी को रोका नहीं जा सकता है कि वो लोग इलेक्शन नहीं लड़े। दिस अप्लाइज इक्वली टू जजेस, इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, सीनियर ब्यूरोक्रेट। इट इज एन इंडिस्पेंसेबल ट्रेट वाइल डिस्चार्जिंग देयर ऑफिशियल फंक्शन। ठीक है, तो आई थिंक ये सब सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। मैक्सिमम जो बात की जाती है कि कम से कम 2 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड ऐसे पॉलिटिकल पोस्ट के लिए भी लगाया जाए, तो जिससे कि क्या हो, लोगों का इलेक्शन या पॉलिटिकल एस्पिरेशन भी फुलफिल हो, एट द सेम टाइम न्यूट्रलिटी को भी, इम्पार्शियलिटी को भी मेंटेन किया जा सके, उसके बीच में एक बैलेंस बनाया जा सके। तो ये कंक्लूजन में आप सेंटेंस लिख सकते हो। आई होप ये एनालिसिस जो है आपके समझ में आई होगी। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।